हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, मुझे अपने सूत्रों के मुताबिक ये ज्ञात हुआ है कि आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। आप अपना कीमती समय व्यर्थ कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के लिए ये वीडियोस लॉकडाउन पीरियड में आपकी फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जा रही है। लॉकडाउन खत्म होने के कुछ समय बाद हमारी फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब इन वीडियो की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लॉकडाउन खत्म हो इससे पहले ही ये सारी वीडियोस आप देख लें। मैक्सिमम 1 डे के अंदर तो आप वीडियोस देखना चाहिए आपको, जिससे हम, क्योंकि काफ़ी बड़ा हमारा सिलेबस है और हमें सारा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करना है। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की थी और आज उसी सीक्वेंस में हम ट्रांसफरेबिलिटी का ये टॉपिक, ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसी के अकॉर्डिंगली हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके एग्जाम्पल वाइज इन चीज़ों को हम कवर करते हैं। आज हम बेसिकली 5 चीज़ों पे अपनी क्लास रख के इसे खत्म करेंगे। नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, इससे रिलेटेड एक चीज हमने ऑलरेडी जो लास्ट क्लास में पढ़ी है, दैट इज द पोजीशन ऑफ अ ट्रांसफरर। और हमने पढ़ा था ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच ट्रांसफरर की क्या पोजीशन होती है, और उससे मिलती जुलती पोजीशन हमने ट्रांसफरी की पढ़ी थी कि ट्रांसफरी की क्या पोजीशन होती है दोनों के कंपैरिजन में। उससे रिलेटेड ही ये सारा टॉपिक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफर के क्या राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के क्या राइट्स होते हैं, ट्रांसफरर की क्या ड्यूटीज होती है ट्रांसफर करने के बाद, और ट्रांसफरी की क्या ड्यूटीज होती है। हम एक एक करके ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच क्या रिलेशनशिप होती है। ट्रांसफरर कौन होता है? ट्रांसफरर वो होता है जो कंपनी का कौन होता है, मेंबर होता है। कौन होता है? कंपनी का जो मेंबर होता है वो कौन होता है? ट्रांसफरर होता है। ट्रांसफरी कौन होता है? जो कंपनी का मेंबर बनने वाला है। प्रपोज्ड, ये इज नॉट एग्जैक्ट लीगली ये वर्ड सही नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वर्ड लिखा जा रहा है। प्रपोज्ड मेंबर, जो कंपनी का मेंबर बनने वाला है उसे हम बोल रहे हैं प्रपोज्ड मेंबर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफरी बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस केस में, एग्जाम्पल में ट्रांसफरर कौन है? मिस्टर ए ट्रांसफरर है। ट्रांसफरी कौन है? मिस्टर बी ट्रांसफरी है। मिस्टर ए ऑलरेडी इज अ मेंबर, मिस्टर बी मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबर बनने के स्टेप्स पे शेयर्स परचेस करते हैं। मिस्टर ए अपने शेयर बेच देते हैं, किसको? मिस्टर बी को बेच देते हैं। मिस्टर ए अपने शेयर्स मिस्टर बी को बेच देते हैं। कैसे बेचते हैं? एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके, जिसे बोलते हैं SH4, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। मिस्टर ए अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं, किसको बेच देते हैं? मिस्टर बी को बेच देते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके? SH4, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जिसे कहा जाता है। ए शेयर बेचने के बाद इस SH4 को कंपनी को डिलीवर कर देता है। किसको डिलीवर कर देता है? कंपनी को डिलीवर कर देता है। किसको डिलीवर कर दिया जाता है? कंपनी को डिलीवर कर दिया जाता है। अब याद रखें, हम आज काफी चीजें थोड़ा और डिटेल्स में जाके पढ़ने वाले हैं, इसीलिए पुरानी सारी वीडियोस देखना, उसके बाद यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी, क्योंकि काफी मिलती जुलती चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको समझने के लिए पुरानी वीडियोस देखना जरूरी है। ए ट्रांसफरर है, बी कौन है? बी ट्रांसफरी है। दोनों ने मिलकर SH4 एग्जीक्यूट किया। SH4 एग्जीक्यूट करने के बाद इन्होंने क्या किया? कंपनी में SH4 को डिलीवर कर दिया। बट अभी हुआ क्या है ओवरऑल इस केस में? अभी कंपनी जो SH4 को रजिस्टर करती है ना, वो पेंडिंग है। दैट मीन इन दोनों का रजिस्ट्रेशन क्या है? SH4 फॉर्म का रजिस्ट्रेशन क्या है? पेंडिंग है। SH4 का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग होने के कारण बी का नाम अभी तक कंपनी के रजिस्टर और मेंबर में नहीं है,
तो मेंबर कौन है? अभी ए ही मेंबर है। कौन है मेंबर? ए ही मेंबर है। अब दोनों की रिलेशनशिप कैसी होगी, इसके ऊपर ये चीज बेस्ड है। यदि ए अपने शेयर ट्रांसफर कर देता है, क्या कर देता है? ए अपने शेयर ट्रांसफर कर देता है बी को, बी उसका कंसिडरेशन पे कर देता है किसको? ए को। लेकिन अभी तक पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है, SH4 कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया है। ऐसे केस में ए क्या होता है? ए को माना गया है ट्रस्टी। क्या माना गया है? ट्रस्टी। और बी को क्या माना गया है? बेनिफिशियरी। बी को क्या माना गया है? बी को माना गया है बेनिफिशियरी। बी को क्या माना गया है? बी को बेनिफिशियरी। ए को माना गया है ट्रस्टी, बी को क्या माना गया है? बेनिफिशियरी माना गया है। बी को क्या माना गया है? बी को बेनिफिशियरी माना गया है। ए ट्रस्टी है किसका? बी का। बी के बेनिफिट्स के लिए ए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि बी के बेनिफिट्स की देखरेख करे, क्योंकि बी ने सारा कंसिडरेशन क्या कर दिया है? पे कर दिया है। किसको पे कर दिया है? ए को पे कर दिया है। बी ने सारा कंसिडरेशन किसको पे कर दिया है? ए को। तो ए को कल के दिन डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है कल के दिन ए को डिविडेंड। क्यों? क्योंकि ए का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में, इसलिए पॉसिबिलिटीज है कि ए को डिविडेंड मिले। ए को डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड ट्रस्ट में रखा जाएगा। किसके बेनिफिट के लिए? बी के बेनिफिट के लिए, मिस्टर बी के बेनिफिट के लिए। दैट मीन ट्रांसफरर की ड्यूटी है कि वो सारे बेनिफिट किसको ट्रांस ऑन करे? मिस्टर बी को पास ऑन करे। सारे बेनिफिट्स किसको पास ऑन करे? मिस्टर बी को। दोनों के बीच की रिलेशनशिप कैसी है? ए की, ए इज अ ट्रस्टी फॉर द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी मिस्टर बी है। ए क्या करेगा? ए एक्ट करेगा किसकी तरह? ट्रस्टी की तरह। किसके लिए? मिस्टर बी के लिए। मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी यहां पर बेनिफिशियरी है। कौन है? बेनिफिशियरी है। अब इसको थोड़ा से एग्जाम्पल से हम देखेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल SH4 एग्जीक्यूट किया गया। SH4 कब एग्जीक्यूट किया गया? 06/02/2020 को SH4 फॉर्म एग्जीक्यूट किया गया। और SH4 फॉर्म एग्जीक्यूट करने के बाद कंपनी को डिलीवर नहीं किया गया, और 08/03/20 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? डिविडेंड। ऐसे केस में डिविडेंड किसको पे किया जाएगा? ए को, क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं है SH4 एग्जीक्यूट हुआ है, कंपनी के पास SH4 को फाइल ही नहीं किया गया। ऐसे केस में ए की पोजीशन क्या है? ट्रस्टी की तरह पोजीशन है। किसकी तरह पोजीशन है? ट्रस्टी की तरह पोजीशन है। ए की पोजीशन क्या है? ए की पोजीशन है ट्रस्टी की तरह पोजीशन है। बी की पोजीशन क्या है? बेनिफिशियरी की तरह पोजीशन है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी तक रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। क्या है? रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी तक रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। अभी तक रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। मिस्टर बी ने शेयर्स परचेस करे किससे? ए से। ए ने अपने शेयर्स सेल करे बी को, लेकिन बी ने अभी तक पूरा कंसिडरेशन पे नहीं किया। अभी तक पूरा कंसिडरेशन पे नहीं किया। किस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया? 6/2/20 को। कंसिडरेशन बाद में, क्योंकि कंपनी को कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी कंसिडरेशन के ऊपर कभी बात नहीं करती। ये ए और बी के आपस की बात है। कंपनी को कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। डीड एग्जीक्यूट की गई 6 फरवरी 2020 को। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 8 मार्च 2020 को, और SH4 कंपनी के पास तक नहीं दिया गया। ऐसे केस में लीगली ट्रांसफरर का राइट बनता है कि डिविडेंड खुद रख ले। डिविडेंड क्या करे? डिविडेंड खुद रख ले अपने पास, और जो कंसिडरेशन बी से चाहिए ना, उसमें से वो डिविडेंड माइनस कर ले और बैलेंस कंसिडरेशन मिस्टर बी से ले ले। बैलेंस कंसिडरेशन क्या कर ले? मिस्टर बी से ले ले। मिस्टर बी ने पेमेंट नहीं किया, कल के दिन कंपनी ने बोनस दे दिया, तो यहां पे राइट बनता है ट्रांसफरर का कि बोनस खुद रख ले, राइट इश्यू खुद रख ले। क्यों? क्योंकि बी ने अभी तक कंसिडरेशन पे नहीं किया।
बी ने हो सकता है डिफॉल्ट कर दिया कंसिडरेशन पे करने में, ऐसे केस में SH4 एग्जीक्यूट होने के बाद भी जो इसकी ट्रस्टी की तरह पोजीशन थी वो पोजीशन नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इसका राइट बन जाएगा कि वो डिविडेंड रिसीव कर सकता है, बोनस रिसीव कर सकता है। यदि मिस्टर बी ने सारा कंसिडरेशन पे कर दिया था, मिस्टर बी ने सारा कंसिडरेशन पे कर दिया था, तो ये राइट नहीं, ये ड्यूटी बन जाएगी। किसकी? ट्रांसफरर की। क्या बन जाएगी? ड्यूटी की। जो डिविडेंड है, क्या है? डिविडेंड है। जो क्या है? बोनस है। किसको दे? ट्रांसफरी को रिटर्न कर दे। क्या कर दे? ट्रांसफरी को रिटर्न कर दे। डिविडेंड भी और बोनस भी ट्रांसफरी को। जहां जो राइट खड़ा था वो ड्यूटी बन गया, जहां जो राइट था वो ड्यूटी बन गया। और जब SH4 एग्जीक्यूट किया गया था तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये सब ड्यूटी है, लेकिन इन्होंने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया तो ड्यूटी बन गई वहां पे राइट्स। दैट मीन कभी राइट ड्यूटी में कन्वर्ट हो सकता है और ड्यूटी राइट्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। एक छोटी सी और टेक्निकल चीज अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 6/2/2020 को SH4 फॉर्म एग्जीक्यूट किया गया। 8/3/2020 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। कंपनी को ट्रांसफर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे केस में कंपनी को ट्रांसफर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे केस में कंपनी डिविडेंड पे करेगी ए को और ए ट्रस्टी की तरह एक्ट करेगा। किसके लिए? बी के लिए। इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम और डिस्कस कर रहे हैं। क्या चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल SH4 एग्जीक्यूट किया गया कितनी तारीख को? 6/2/2020 को। कब? 6/2/2020 को। और 08/03/20 को डिलीवर कर दिया गया। कहां पे? कंपनी में डिलीवर कर दिया गया। कंपनी ने अभी तक उसे नहीं देखा है। वी आर टेकिंग जस्ट एग्जांपल। कंपनी ने उसे अभी तक अपने पास नहीं देखा है। मतलब कंपनी के ऑफिस में है, ये बात पक्की है, बट कंपनी ने उसे अभी तक नहीं देखा। कंपनी ने अभी तक उसे चेक नहीं किया है। ऐसे केस में भी क्या होगा? ए को डिविडेंड मिल जाएगा। किसको डिविडेंड मिल जाएगा? ए को। लेकिन एक छोटी सी चीज यहां पे है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 126 के अकॉर्डिंगली ए की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ड्यूटी बनती है। क्या बनती है? ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी? कि वो एक मैंडेट एग्जीक्यूट करे। क्या एग्जीक्यूट करे? मैंडेट। डरो मत, मैंडेट क्या होता है? एक छोटा सा पेपर होता है, कुछ नहीं होता। एक छोटा सा पेपर होता है और उस पेपर में ये लिखना पड़ता है कि जो भी अभी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज में थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। पता नहीं कितना और समय लगने वाला है, थोड़े से दिन लग सकते हैं, थोड़े ज्यादा, क्योंकि कंपनी को भी डॉक्यूमेंट चेक करने में थोड़ा सा समय लगेगा। कंपनी स्टाम्प ड्यूटी चेक करेगी, कंपनी का स्टाफ देखेगा, ट्रांसफर से बात की जाएगी, काफी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, सिग्नेचर मैच किए जाएंगे, शेयर सर्टिफिकेट नंबर चेक किया जाएगा, डिस्टिंक्ट नंबर्स चेक किए जाएंगे, फॉलियो नंबर्स चेक किया जाएगा। देयर इज अ मल्टीपल चेकिंग, मल्टीपल वेरिफिकेशंस। और कंपनी की जो लेयर्स होती हैं, जो कंपनी के शेड्यूल्स ऑफ अथॉरिटीज होती हैं, जिसमें अलग अलग हायरार्की होती है कंपनी के ऑफिसर्स की, उस हायरार्की से होता हुआ वो डॉक्यूमेंट जाता है, तो ट्रांसफर को रजिस्टर होने में समय लगता है। इसीलिए एक छोटी सी ड्यूटी बनती है 126 के अकॉर्डिंगली किसकी? ट्रांसफरर की। कि ट्रांसफरर क्या करे? ट्रांसफरर मैंडेट दे। किसको मैंडेट दे? कंपनी को मैंडेट दे। और उस मैंडेट में क्या लिखा होता है? यदि कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो डिविडेंड किसको पे करेंगे? ट्रांसफरी को पे करेगी। किसको पे करेगी? ट्रांसफरी को पे करेगी। क्या दे? ट्रांसफरर मैंडेट दे। किसको? कंपनी को। क्या लिखा होता है? प्लेन पेपर में एक एप्लीकेशन होती है कि यदि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड किसको मिलना चाहिए? ट्रांसफरी को, क्योंकि मैंने अपने शेयर बेच दिए, मुझे पूरा कंसिडरेशन रिसीव हो गया है। आप डिविडेंड किसको पे करना? ट्रांसफरी को। यदि ये मैंडेट नहीं देते और डिविडेंड ट्रांसफरर को पे हो जाता है, यदि ये मैंडेट नहीं देते, डिविडेंड ट्रांसफरर को पे हो जाता है, क्योंकि कंपनी को तो नॉलेज ही नहीं है SH4 का अभी तक। कंपनी के पास से डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया है, लेकिन चेक करने में समय अभी नहीं देखा प्रॉपरली, कुछ भी केस हो सकता है। ऐसे केस में ये बहुत लीगल है और सही भी ऐसा कहना जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर मेंबर में है, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर मेंबर में, उसी को ही डिविडेंड मिलने वाला है। जैसे ही ट्रांसफरी ने ये SH4 एग्जीक्यूट किया था,
तो यहाँ पे ट्रांसफरी की ड्यूटी भी तो बनती है ना, कि ट्रांसफरी ट्रांसफरी की ड्यूटी बनती है कि ट्रांसफरी कंपनी को अप्रोच करे, कि ट्रांसफरी कंपनी को अप्रोच करे और कहे कि SH4 को रजिस्टर कर दो। और ट्रांसफरर की भी ड्यूटी बनती है कि SH4 फॉर्म ट्रांसफरी को दे दे, और जो भी फॉर्मेलिटी है रजिस्ट्रेशन होने की, वो फॉर्मेलिटी में कंपनी के साथ साथ ट्रांसफरी को भी कोऑपरेट करे। क्या करे? कंपनी के साथ साथ ट्रांसफरी को भी कोऑपरेट करे। क्या करे? कंपनी के साथ साथ ट्रांसफरी को भी कोऑपरेट वो यहां पे करे। एक छोटी सी और चीज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंडेट नहीं दिया, कंपनी को ट्रांसफर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो सिंपल कंपनी ए के अकाउंट में डिविडेंड दे देगी, क्योंकि ए का नाम नॉमिनी के रजिस्टर मेंबर में। लेकिन यदि कंपनी को नॉलेज है ट्रांसफर के बारे में, कंपनी ने अभी रजिस्टर नहीं किया, अभी बी का नाम, ट्रांसफरी का नाम रजिस्टर मेंबर में एंटर नहीं किया, अभी भी ए का नाम है, लेकिन कंपनी को नॉलेज है कि बी ने पूरा कंसिडरेशन पे कर दिया, डीड में लिखा हुआ है, और मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिलके ये SH4 को डिलीवर कर दिया और कंपनी को मिल गया। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले 6/2/2020 को SH4 एग्जीक्यूट किया गया, 8/3/2020 को डिलीवर किया गया, और उसके बाद 22/03/20 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। और जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी, उसके पहले ये कंपनी के पास तक पहुंच गया था। ऐसे केस में ए को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड का क्या किया जाएगा? डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखा जाएगा। कंपनी के पास ये अकाउंट होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जैसे ही मिस्टर बी का नाम कंपनी के रजिस्टर मेंबर में आएगा, ये अनपेड डिविडेंड बी को पेड कर दिया जाएगा। तो ए को देना तो गलत हो जाएगा, जब कंपनी को पता है कि सब कुछ हो गया है, ए का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। कहां पे कर दिया जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और जैसे मिस्टर बी का नाम रजिस्टर मेंबर में एंटर होगा, ये अनपेड डिविडेंड में पैसा निकाल कर कंपनी किसको दे देगी? मिस्टर बी को वो पैसे दे दिए जाएंगे। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से वो पैसे निकालकर मिस्टर बी को वो पैसे दे दिए जाएंगे। एक बार आप अच्छे से इसे देख ले, खुद एक बार अपने मॉड्यूल से पढ़ ले, नोट्स से पढ़ ले, और हम आगे इसे थोड़ा सा मैं इरेज करके आगे इसे फॉरवर्ड करूंगा। अब लिखना चाहते हैं इसे लिख लीजिए यहां पर। चलते आगे। फॉर एग्जाम्पल 6/2/20 को SH4 एग्जीक्यूट किया गया था, 8/3/20 को डिलीवर किया गया, 22 मार्च 2020 को डिविडेंड नहीं बोनस शेयर दिया गया। क्या दिया गया? बोनस दिया गया। एग्जाम्पल चेंज, बोनस शेयर दिया गया। बोनस शेयर्स के केस में बोनस शेयर्स को एब्यांश में रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? एब्यांश में रखा जाएगा। दैट मीन साइलेंटली होल्ड कर दिया जाएगा। ना ए को देंगे ना बी को देंगे, पुट ऑन होल्ड रख दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। जैसे ये शेयर ट्रांसफर रजिस्टर होगा, बी को वो बोनस शेयर दे दिए जाएंगे। दैट मीन बोनस शेयर होता है, राइट इश्यू होता है, तो उन्हें वहां पे एब्यांश में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? एब्यांश में रखा जाता है। दैट मीन उन्हें साइलेंटली होल्ड कर दिया जाता है, उन्हें एब्यांश में रखा जाता है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं और हम आगे चलते हैं। इसे आप लिख लिया होगा आपने। राइट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर का क्या राइट है?
ट्रांसफर का राइट है कि यदि ट्रांसफरी ने पेमेंट कर दिया है तो वो ट्रस्टी की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? ट्रस्टी की तरह काम करेगा। और यदि पेमेंट नहीं किया है तो ट्रांसफर का राइट बनता है वो खुद बोनस शेयर्स ले ले, वो खुद बोनस शेयर्स रिसीव कर सकता है, वो खुद डिविडेंड रिसीव कर सकता है। ये सारे राइट्स किसके बनते हैं? ट्रांसफरर के राइट्स बनते हैं। और यदि कंसिडरेशन रिसीव हो गया है तो ड्यूटी बनती है डिविडेंड और बोनस शेयर्स ट्रांसफरी को रिटर्न कर दे। क्या कर दे? डिविडेंड और बोनस शेयर्स ट्रांसफरी को रिटर्न कर दे। ट्रांसफरर की ड्यूटी बनती है कि SH4 को रजिस्टर होने में ट्रांसफरी को कोऑपरेट करे। क्या करे? कोऑपरेट करे। जनरली जब ट्रांसफरर SH4 फॉर्म एग्जीक्यूट करता है और SH4 फॉर्म साइन करने के बाद प्लस उसको शेयर सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच करने के बाद जो भी अदर डॉक्यूमेंट से रिलेवेंट उनको भी अटैच करने के बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट दे देता है। किसको दे देता है? ट्रांसफरी को दे देता है। किसको दे देता है? ट्रांसफरी को दे देता है। यहां पे ट्रांसफरर की ड्यूटी खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांसफरर की ड्यूटी खत्म हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल ट्रांसफरर ने ये सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसफरी को दे दिए और ट्रांसफरी की अब ड्यूटी बनती है कि कंपनी को SH4 डिलीवर करे। क्या करे? कंपनी को SH4 सबमिट करे। लेकिन ट्रांसफरी ने कंपनी को SH4 सबमिट नहीं किया। क्या किया? उसको ब्लैंक रखा। क्या करा? खुद के सिग्नेचर करने की जगह उसको ब्लैंक रखा और वही शेयर्स उठा के किसी दूसरे पर्सन जस्ट फॉर एग्जांपल सी को दे दिए। ये हमारे केस में ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। SH4 पे ए और बी को साइन करना था, ए ने कर दिया, बी ने नहीं किया। अब बी ने वो सेम डीड उठा के सी को दे दी और सी ने क्या किया? सी ने वो SH4 कंपनी में डिलीवर कर दिया। दैट मीन यदि डीड को देखोगे तो डीड में ए का नाम दिख रहा है और सी का नाम दिख रहा है, बट ए ने दिया बी को था, ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया, बट बी का नाम कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में आया ही नहीं, ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में। अब सी कॉल करता है ए को कि आओ कंपनी में आओ, मुझे हेल्प करो, मेरी मदद करो, ये ट्रांसफर को रजिस्टर करवाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये डॉक्यूमेंट पुराना हो गया है। ऐसे केस में ए की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सी को कोऑपरेट करे। सारा निपटारा, सारा ये काम बी को करना पड़ेगा। ए बी के लिए कोऑपरेट कर सकता है, लेकिन आप कहें सी, फिर सी किसी डी को दे डी, तो ऐसे नंबर ऑफ सो कॉल्ड लोगों के लिए ऐसे नंबर ऑफ लोगों के लिए यहां पे ए कोऑपरेट नहीं करेगा। ए की ड्यूटी बी तक ही लिमिटेड है, बी के बाद ए की ड्यूटी एक्सटेंड नहीं होती। दैट मीन इनकी ड्यूटी, इनकी जॉब सिर्फ जो सामने वाला ट्रांसफरी है वहां तक ही लिमिटेड है और ड्यूटी इसके बाद जाके आगे एक्सटेंड नहीं होती है। इस चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ड्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज हम देखेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफरर ने SH4 फॉर्म एग्जीक्यूट किया। हम केस डिस्कस कर रहे हैं पार्टली पेड अप शेयर्स का। किस चीज का? पार्टली पेड अप शेयर्स का हम केस डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी अपने केस में जो एग्जांपल लेंगे वो पार्टली पेड अप का लेने वाले हैं। किस चीज का? पार्टली पेड अप का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ए ट्रांसफरर है, बी ट्रांसफरी है। ए ने बी को शेयर ट्रांसफर किए, ए ने बी को शेयर ट्रांसफर किए SH4 फॉर्म एग्जीक्यूट करके। शेयर्स पार्टली पेड अप थे। क्या थे? पार्टली पेड अप शेयर्स का केस है। आपको याद होगा पार्टली पेड अप शेयर्स का केस होता है तो कंपनी SH5 में नोटिस देती है और नोटिस पे 14 डेज के अंदर अंदर रिवर्ट करना पड़ता है। किसको नोटिस देती है? ट्रांसफरी को, कि चेक कर लो ये पार्टली पेड अप शेयर्स है, आपको नॉलेज है कि आप पार्टली पेड अप शेयर्स खरीद रहे हैं। ए ने शेयर ट्रांसफर करे बी को,
शेयर्स कैसे है, पाटलिपुत्रम। यहां पे डीड को एग्जीक्यूट किया गया 6/2/2020 को। कब किया गया? 6/2/2020 को। डिलीवर कब किया गया कंपनी को? 8/3/2020 को। कब डिलीवर किया गया? 8/3/2020 को। डीड को एग्जीक्यूट किया गया 06/02। डिलीवर किया गया कब? 08/03 को डिलीवर किया गया। लेकिन ये डिलीवर किया गया, लेकिन अभी तक ए का नाम ही कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा है। किसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा है? ए का नाम ही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा है। अभी तक ए का नाम ही कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा है। ऐसे केस में बच्चों ए का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा है। ऐसे केस में पाटलिपुत्रम शेयर्स का केस है। ऐसे केस में डिलीवर करने के 2 दिन बाद ही 10/03 को कंपनी ने कॉल्स मनी बुला ली। कॉल किया किसको? ए को। कौन लायबल होगा? ए। बट ए सारे शेयर्स किसको बेच चुका है? बी को। तो किसको पे करना चाहिए? बी। बट बी का नाम अभी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आया, तो ए तो बी से लेता रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन कंपनी के साइड से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ए की। किसकी जिम्मेदारी बन रही है अभी? ए की। यदि ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ए कॉल मनी पे कर देता है, ए क्या कर देता है? कॉल मनी पे कर देता है, तो ट्रांसफरी की ड्यूटी बनती है। क्या बनती है? ट्रांसफरी की ड्यूटी बनती है कि वो ए को क्या करे? इंडेमनीफाई करे। जो ए ने कॉल मनी पे किए ना, तो बी क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा। किसको? ए को इंडेमनीफाई करेगा। बी की ड्यूटी बनती है कि ए ने जो बी के बिहाफ पे कॉल मनी पे कर दी है, बी क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा। किसको? ए को। ये बी की क्या बनती है? ये बी की ड्यूटी बनती है। इसे भी आप नोट कर ले, फिर अपन आगे चलते हैं। यहां पे आगे चलते हैं। राइट ऑफ ट्रांसफरी को देखते हैं ध्यान से। राइट ऑफ ट्रांसफरी बी है। बी ने पूरा कंसिडरेशन ए को पे कर दिया। बी का राइट बनता है, कल के दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती तो उसका लीगल राइट बनता है ए से डिविडेंड ले। कंपनी बोनस देती है, ए को मिलता है, लीगली राइट बनता है बोनस शेयर्स ले। राइट इश्यू देती है, लीगली राइट बनता है सारे बेनिफिट्स ले। कल के दिन कंपनी बोनस देती है तो ये राइट है इसका, बोनस रिसीव करे। डिविडेंड देती है, राइट है इसका, डिविडेंड रिसीव करे, राइट इश्यू के बेनिफिट ले। ये इसका ट्रांसफरी का क्या बनता है? राइट बनता है। ट्रांसफरी का क्या बनता है? राइट बनता है। बच्चों में आपको सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं, इसे अच्छे से देख लो। मैं फिर से इसको इरेज करके आपको नए तरीके से कुछ और नई चीज यहाँ पे बताने वाला हूं। चारों चीज हमने कवर कर ली है। रिलेशन, राइट ऑफ ट्रांसफरर, राइट ऑफ ट्रांसफरी, राइट ऑफ ट्रांसफरर और ड्यूटी ऑफ द ट्रांसफरी, ड्यूटी ऑफ द ट्रांसफरर। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्या है उसे अपन देखते हैं अच्छे से। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगेन सेम एग्जाम्पल, मिस्टर ए ट्रांसफरर है, मिस्टर बी ट्रांसफरी है। मिस्टर ए ट्रांसफरर है, मिस्टर बी कौन है? ट्रांसफरी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ SH4 फॉर्म एग्जीक्यूट किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर 06/02/2020 को। इस
ट्रांसफर को डिलीवर किया गया, ये एग्जीक्यूट करने की डेट है। इसको डिलीवर किया गया 08/02/2020 को डिलीवर किया गया। 15/2/2020 को कंपनी ने रजिस्टर कर दिया। अब कंपनी के रजिस्टर मेंबर में बी का नाम है, ए हट चुका है। 19/03/20 को कंपनी ने डिविडेंड दिया। बाद में 04/05/20 को फ्यूचर डेट ले रहा है। कंपनी ने डिफेक्ट नोटिस किया। क्या चेक किया कि स्टाम्प ड्यूटी जो है SH4 में वो इनसफिशिएंट है। क्या है स्टाम्प ड्यूटी? क्या है? इनसफिशिएंट। हमने देखा है कि कंपनी टोटल जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ है ना, उससे 1 साल तक कभी भी चेक कर सकती है। ऐसे केस में कंपनी ने चेक किया, बाद में ऐसा देखा गया, नोटिस किया गया कि स्टाम्प ड्यूटी क्या है? इनसफिशिएंट है। ऐसे केस में ये जो डिविडेंड है वो बी को मिल गया है। किसको मिल गया है? बी को। तो ए का राइट नहीं बनता है कि वो डिविडेंड ले। ए ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि नहीं इंस्ट्रूमेंट गलत था तो मेरा राइट बनता है। ए का कोई राइट नहीं बनता कि वो उस डिविडेंड को रिसीव करे। किसका राइट बनता है? बी का राइट बनता है उस डिविडेंड्स के ऊपर। इससे रिलेटेड एक केस लॉ है आपके मॉड्यूल में, तो उसे भी आप उसे चेक कर लीजिएगा वहां पे। और हम सेकंड लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं आज की क्लास का, और इस चैप्टर का भी हम देखें तो दैट इज दी लास्ट टॉपिक है टाइटल टू डिविडेंड। डिविडेंड पर किसका टाइटल है? ए ने शेयर्स को ट्रांसफर किया बी को। बी ने ए को पेड कर दिया, पूरा का पूरा कंसिडरेशन पूरा पे कर दिया। किसने? बी ने ए को। ऐसे केस में बी का राइट बनता है। फॉर एग्जाम्पल डीड को एग्जीक्यूट किया गया 02/02/2020 को एग्जीक्यूट की गई। क्या एग्जीक्यूट की गई? डीड एग्जीक्यूट की गई। कब? 02/02/2020 को डीड एग्जीक्यूट की गई। क्या एग्जीक्यूट की गई? डीड। कंपनी ने अभी तक शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं किया और कंपनी को पता भी नहीं है शेयर ट्रांसफर हुए हैं। इससे रिलेटेड हमने दो चीजें देखी हैं, या फिर ए मैंडेट दे दे कंपनी को, और यदि कंपनी के पास SH4 चला जाता है और कंपनी को इस बात का पता चल जाता है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देती है। लेकिन कंपनी के पास नहीं पहुंचा और ना ही ए ने मैंडेट दिया है, तो वो जो लॉ है वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये एक एडिशनल चीज है जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइटल टू डिविडेंड। हम पढ़ रहे हैं बी के राइट्स के बारे में, और अच्छे से बी के राइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किस दिन एग्जीक्यूट किया गया? 02/2020 को एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया गया। बी ने पूरा कंसिडरेशन पे किया ए को। ऐसे केस में बी को पता पड़ा क्या पता पड़ा कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। क्या किया है? डिविडेंड। कब? कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 03/03/2020 को डिविडेंड डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिविडेंड किसको देगी? ए को देगी ना, क्योंकि ए का नाम कंपनी के रजिस्टर मेंबर में। ए ने यदि मैंडेट दिया होता तो बी को देती, और यदि कंपनी को पता होता कि दोनों का SH4 एग्जीक्यूट हुआ है तो खुद अपने पास रखती, बाद में बी को दे देती। बट ऐसे केस में कंपनी किसको देगी? ए को। तो डिविडेंड को डिक्लेयर जब किया जाता है तो डिविडेंड ड्यू हो जाता है। और when dividend become due, when it is declared, or when it is declared it become due, and when it is become due it is payable within a period of 30 days from date of declaration. When it is declared it become due and it is payable within a period of 30 days. ऐसा जरूरी नहीं है 30 दिन के आखिरी में ही पे होगा, कभी भी उसे पे किया जाता है। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नंबर 1 कि बी क्या करे? बी 15 दिन के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करे।
विद इन 15 डेज इन्फॉर्म टू कंपनी कि ये शेयर्स मैंने परचेस कर लिए, अब डिविडेंड ए को पे मत करना। ये शेयर्स मैंने परचेस कर लिए, अब डिविडेंड ए को पे मत करना। ऐसे केस में कंपनी डिविडेंड रोक देगी। किसको देगी? बाद में बी को देगी। जब बी का नाम रजिस्टर मेंबर में आ जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेगी, किसको देगी डिविडेंड? बी को दे देगी। बट बी कंपनी के सामने ऐसा खड़ा होकर कब बोल सकता है? 15 दिन में। अदरवाइज ए तो ट्रस्टी की तरह काम करेगा ही, लेकिन बी डायरेक्टली कंपनी के पास जा सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में। कब 15 दिन? फ्रॉम डेट ऑफ डिविडेंड बिकमिंग ड्यू, उसके 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन का समय डिले हो सकता है। 15 दिन का जो लिमिटेशन पीरियड है, इससे और एक्सटेंड किया जा सकता है। केस नंबर ए, यदि जो ट्रांसफरी है, कौन है? ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है, और ट्रांसफरी की डेथ होने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितना समय लगता है उतने समय तक ये टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब वो कभी भी कंपनी को जाके बोल सकते हैं, कंपनी उनकी बात सुनेगी, ए से आपका सेटलमेंट कराएगी। ए की जो पोजीशन है वो ट्रस्टी की तरह तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डेथ हो गई है। ऐसे केस में जो इंसान नहीं रहा वो कैसे कंपनी को बता पाता? क्योंकि डेथ का केस है, तो जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, वो कितने भी समय जाए, 15 दिन का लिमिटेशन पीरियड वहां नहीं है, वो कभी भी जाए, कंपनी उनकी सुनवाई जरूर करेगी, कंपनी उनकी बात को वहां बिल्कुल रखेगी। पॉइंट नंबर बी, केस नंबर बी। व्हाट इज केस नंबर बी? कि दोनों ने मिलकर जो SH4 एग्जीक्यूट किया था, SH4 जो एग्जीक्यूट किया गया था, इज लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, थेफ्ट, चोरी हो गया, गुम गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो जितना समय उसको सर्च करने में लगता है, सर्च करोगे, ढूंढोगे, समय लग रहा है, FIR करोगे, पुलिस में कंप्लेन करोगे, कहां घुमाए, कैसा घुमाए, ये एविडेंसेस कंपनी को देना पड़ेगा, तभी तो कंपनी डिले। अब जितना समय लग रहा है सर्च करने में, देखने में, चेक करने में, वेरीफाई करने में, वो समय तक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी उसको कंसीडर करेगी और प्रॉपरली चेक करेगी, और उसके बाद ही उस चीज पे कंपनी वहां पे आपको रिवर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बी यदि शहर से बाहर रहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट पोस्ट के जरिए भेजेंगे, बट पोस्ट में 10 दिन लग गए, लेकिन हाँ, पोस्ट जो है वो 15 दिन से 2-3 दिन पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि आपको भी पता है 48 आवर्स लगते हैं, 2 दिन लगता है हर डॉक्यूमेंट को डिलीवर करने में, तो ये 15 दिन खत्म होने से पहले ही इस पोस्ट को डिलीवर कर दिया गया था, और पोस्ट में 10 दिन लगे, तो दैट मीन 15 डेज और 10 डेज, वो 2 दिन तो नॉर्मल, दैट मीन 23 डेज। इस कैलकुलेशन पर और अच्छे से क्लास में डिस्कस करेंगे, और आने वाले चैप्टर में ये कैलकुलेशन हम और करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। 15 दिन तो नॉर्मल पीरियड है, लेकिन पोस्ट से बेस कर, पोस्ट में कभी कभी समय लग जाता है, 10 दिन भी लग जाते हैं, कभी 12 दिन भी लग जाते हैं, कभी 1 दिन में भी पहुंच जाता है। तो जितना दिन पोस्ट में लगा है, हाँ, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट से हमें समझ आ जाएगा कि जिस दिन डिविडेंड ड्यू हुआ है उस दिन से लेके आपने कितने दिन के अंदर डिस्पैच कर दिया था, क्योंकि डिस्पैच डेट वहां पे अवेलेबल होती है। पोस्ट ऑफिस से जो समय लगा है ज्यादा, वो कंपनी कंसीडर करेगी, कोरियर वालों का, पोस्ट ऑफिस वालों का, वह समय को कंसीडर जरूर किया जाता है। और हियर वी एंड अप विद दिस चैप्टर, एंड अप विद दिस टाइटल 2 डिविडेंड को यहाँ पे हम खत्म करते हैं, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। कुछ छोटी छोटी सी चीजें लिखी हुई है डिपॉजिटरी के केस में, कि डिपॉजिटरी के कैसे हम काम करते हैं, डिपॉजिटरी के केस में कैसे काम होता है, और डिपॉजिटरी से आपको किस तरीके से काम करवाना है। जनरली कुछ सर्कमस्टांसेस आप देखेंगे नोट्स के लास्ट पेजेस पे दिए हैं डिपॉजिटरी से रिलेटेड, जैसे कि हम 2-3 चीजें देखें वहां पे। नंबर 1, यदि कोई शेयर्स ऑलरेडी फिजिकल मोड में होल्ड कर रहा है, उसे डीमेट में कन्वर्ट कराना है, तो उसे वो शेयर्स सर्टिफिकेट कंपनी को सबमिट करना पड़ेंगे। कंपनी का जो भी रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट होता है वो उसे इन्फॉर्म करेंगे। इन्वेस्टर्स को डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके ओपन कराना पड़ेगा, वहां पे शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेंगे, और वो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी से RTA के पास जाएंगे, चेक किए जाएंगे, और उनको डीमेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। नंबर 2, ये तो हो गया आपके पास एग्जिस्टिंग फिजिकल मोड में शेयर है तो डीमेट में जाना है। यदि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, किसी कंपनी का पब्लिक इश्यू आ रहा है,
दैट मीन आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हो या न्यू शेयर होल्डर बनना चाहते हो। ऐसे केस में हमने देखा था, क्लास में भी आपने देखा था, हमने एसबीआई कार्ड के पब्लिक इशू में अप्लाई किया था। तो अजबा के थ्रू आपका डीमेट अकाउंट, आज के दिन आप किसी भी पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी पब्लिक इशू में शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो अजबा फैसिलिटी मैंडेटरी है। और अजबा फैसिलिटी यूज करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ओपन किया जाता है। यदि पब्लिक इशू में आप अपनी बिड लगाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, तो डीमेट अकाउंट अजबा के जरिए आप उसमें बिड लगाएंगे। दैट मीन एग्जिस्ट ऑलरेडी किसी कंपनी में आपको नया शेयर होल्डर बनना है, तो वह डीमेट अकाउंट होना जरूरी है और अजबा के थ्रू आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे। यदि आपके पास ऑलरेडी कोई शेयर्स हैं और उन्हें आप किसी बैंक में जाके प्लेज करना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में आपको डिपॉजिटरी से परमिशन लेना पड़ती है वो शेयर्स को प्लेज करने से पहले। यदि आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर होता है, जिसे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट कराना पड़ता है, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर होता है, लिस्टेड कंपनी जो जनरल मीटिंग के नोटिस भेजती है वो उन्हीं मोबाइल नंबर्स पे भेजती है। जो भी आपका डीमेट अकाउंट नंबर से बैंक अकाउंट लिंक होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपका डिविडेंड आने वाला है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, जो डिपॉजिटरी के जरिए ही की जाती हैं। कंपनी को डिविडेंड पे करना है तो कंपनी डिपॉजिटरी के जरिए ही एक एक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। आई मीन ये पूरा जो लिंक होता है वो कंपनी का अग्रीमेंट होता है डिपॉजिटरी के साथ और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के साथ। डिपॉजिटरी ओनली एक्ट एज अ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, बट ऐसा जरूरी नहीं कि डिपॉजिटरी ही आरटीए हो, कभी कभी आरटीए अलग होते हैं। इंडिया में कुछ आरटीए के नाम जैसे बिग शेयर्स लिमिटेड, कार्वी कंप्यूटर, आईडीबीआई सिक्योरिटीज, इस तरीके के काफ़ी आरटीज है। बिग शेयर्स, लिंकन टाइम्स, ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस रिलेटेड हम सिक्योरिटीज़ में डिपॉजिटरी चैप्टर में से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। अब मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी इस चैप्टर को हमने डीप में किया है, और नेक्स्ट जो वीडियोस रहेगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे टेक्निकल और सबसे बड़े जो चैप्टर्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। इसे हमें 2 मिनट के लिए होल्ड पे, 1 मिनट के लिए मैं रख रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें और यहाँ पे वीडियोस को हम फिनिश करते हैं।